हमारा पहला सवाल इसी बुनियादी प्रभाव के बारे में है। मैं तैयार हूँ, बताइए पहला सवाल क्या है। तो सवाल है, किसी बिंदु आवेश Q से दूरी r पर विभव होगा, और इसके लिए हमारे पास 4 विकल्प है। विकल्प A है kqr, B है kq², C है krq या फिर D है krq। इस बुनियादी सवाल का सही उत्तर है विकल्प A यानी kqr। अच्छा, अगर मैं इसे थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करूं, तो क्या ये सर्दियों में जलाई जाने वाली अलाव या कैंपफायर की तरह है? हाँ, काफी हद तक वैसा ही है। मतलब मान लेते हैं कि वो अलाव एक आवेश Q है, तो जो व्यक्ति उस आग के जितना करीब बैठता है उसे उतनी ही ज्यादा गर्माहट मिलती है। जैसे जैसे आग से दूरी r बढ़ती है, गर्माहट कम होती जाती है। क्या पोटेंशियल को हम ऐसे समझ सकते हैं? ये एक बहुत ही सटीक एनालॉजी है। अलाव की गर्माहट की तरह ही आवेश का प्रभाव दूरी के साथ कम होता है। गणितीय रूप से भी सूत्र के निचले हिस्से में जो r है वो यही दर्शाता है। मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी विभव घटेगा। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है। विभव दूरी के वर्ग या स्क्वायर के साथ नहीं, बल्कि सीधे दूरी के साथ घटता है। इसका मतलब है कि प्रभाव कम तो होता है, लेकिन वो अचानक से शून्य नहीं हो जाता। ओह, तो ये धीरे धीरे दूर तक फैलता है, ये तो समझ में आता है। लेकिन अगर गर्माहट है तो उसे नापने का कोई तरीका भी तो होना चाहिए ना? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। हमारा दूसरा प्रश्न इसी बारे में है। सवाल है वैद्युत क्षेत्र का। SI यूनिट है, इसके 4 विकल्प हैं। A है NC, B है VC, C है JC और D है CM। इसका सही उत्तर है विकल्प A यानी NC, जिसका पूरा नाम है न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन तो बल को मापता है और कूलम आवेश को। तो क्या हम ये नाप रहे हैं कि एक खास चार्ज पर कितना धक्का लग रहा है? एकदम सही पकड़ा। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि हवा कितनी तेज चल रही है, ये इस बात से तय होता है कि वो एक पेड़ के पत्ते पर कितना जोर लगा रही है। अच्छा, तो मतलब वैद्युत क्षेत्र भी कुछ वैसा ही है? हाँ, अगर किसी जगह पर वैद्युत क्षेत्र 100 न्यूटन प्रति कूलम है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि अगर वहां 1 कूलम का कोई चार्ज रख दिया जाए तो उस पर 100 न्यूटन का बल लगेगा। पर 1 कूलम तो अपने आप में बहुत बड़ा चार्ज होता है ना? मैंने कहीं पढ़ा था कि यह बहुत विशाल होता है। बहुत बड़ा। मतलब प्रकृति में 1 कूलम चार्ज एक साथ मिलना लगभग असंभव है। बादलों से जो बिजली गिरती है ना, उसमें भी बमुश्किल कुछ कूलम चार्ज ही होता है। अरे वाह! तो फिर हम इसे मानक के तौर पर क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि न्यूटन प्रति कूलम हमें एक स्टैंडर्ड पैमाना देता है, ताकि हम छोटे से छोटे इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की भी सटीक गणना कर सकें। समझ गई। तो अब हमें पता है कि प्रभाव क्या है और उसे नापा कैसे जाता है। खैर, अब ये जानना जरूरी है कि ये बल बहता किस तरफ है, दिशा क्या है, और ये हमें हमारे तीसरे प्रश्न पर ले आता है। चलिए देखते हैं तीसरा सवाल क्या है। प्रश्न है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा किस दिशा में होती हैं? विकल्प है A विभव बढ़ने की दिशा में, B विभव घटने की दिशा में, C समविभव पृष्ठ के साथ, या D यादृच्छिक मतलब किसी भी रैंडम दिशा में। इसका सही जवाब विकल्प B है, विभव घटने की दिशा में। क्या इसका मतलब ये है कि ये रेखाएं हमेशा ऊंचे स्तर से नीचे की तरफ ही जाती हैं? हाँ, ये ब्रह्मांड का एक बहुत ही अटल नियम है। जैसे पानी हमेशा पहाड़ की चोटी से ढलान की ओर बहता है। बिल्कुल। और ऊष्मा हमेशा गर्म से ठंडी वस्तु की ओर जाती है। एकदम सही। चीजें हमेशा उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की ओर जाने का प्रयास करती हैं, क्योंकि वो स्थिति अधिक स्थिर होती है। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं भी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर ही जाती हैं। पहाड़ और पानी वाला ये उदाहरण बहुत साफ तस्वीर पेश करता है। अब अगर ऊर्जा का ये प्रवाह किसी ऐसी चीज से टकराए जो बिजली को अपने अंदर से बहने देती है, यानी एक कंडक्टर, तो क्या होगा? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। और यहीं से वो कार वाला दृश्य वापस आता है जिससे हमने शुरुआत की थी। हमारा चौथा प्रश्न है, गोलाकार चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। विकल्प है A अधिकतम, B न्यूनतम, C शून्य या D अनंत। इसका सही उत्तर है विकल्प C यानी शून्य। रुकिए, यहाँ तो एक बड़ा विरोधाभास लगता है। अगर बाहर आसमान से करोड़ों वोल्ट की बिजली गिर रही है, तो धातु के उस ढांचे के अंदर सब कुछ पूरी तरह से शून्य कैसे हो सकता है?
बाहर की ऊर्जा अंदर क्यों नहीं आ पाती? ये इलेक्ट्रॉनों की अद्भुत गतिशीलता का परिणाम है। मतलब धातु जैसे किसी भी अच्छे सुचालक के अंदर अरबों फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, तो वो हमेशा घूमने के लिए तैयार रहते हैं। बिल्कुल। जैसे ही कोई बाहरी वैद्युत क्षेत्र आता है, ये इलेक्ट्रॉन प्रकाश की गति से अपनी जगह बदलना शुरू कर देते हैं। वे एक तरफ इकट्ठा होकर अंदर ही अंदर एक अपना खुद का उल्टा वैद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। अरे, तो क्या वे एक ढाल बना लेते हैं? हाँ, एक तरह की अदृश्य ढाल। बाहर का क्षेत्र और इलेक्ट्रॉनों द्वारा बनाया गया अंदर का उल्टा क्षेत्र, ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से कैंसिल कर देते हैं। तो इसीलिए अंदर कुछ महसूस नहीं होता। हाँ, और इस पूरी प्रक्रिया को होने में 1 सेकंड का कुछ अंश ही लगता है। इसे फैराडे केज प्रभाव कहते हैं। इसी वजह से कार के अंदर बैठा व्यक्ति सुरक्षित रहता है, क्योंकि सारा बाहरी क्षेत्र सतह तक ही सीमित रह जाता है। ये सचमुच हैरान करने वाला है कि प्रकृति अपना संतुलन कितनी तेजी से बनाती है। तो अगर अंदर सब कुछ शून्य है, तो उस धातु की सतह पर क्या हो रहा है? ये हमारा 5वां प्रश्न है। बताइए, सतह को लेकर क्या सवाल है? प्रश्न है, चालक की पूरी सतह पर विभव होता है। विकल्प है ए अलग अलग, बी शून्य, सी समान या डी अनंत। इसका उत्तर है विकल्प सी समान। मतलब चालक की पूरी सतह पर विभव एक बराबर होता है। क्या इसका संबंध उसी बात से है जो हमने अभी अंदर के शून्य क्षेत्र के बारे में की? 100%। चूंकि अंदर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है, इसलिए अगर किसी चार्ज को सतह के एक हिस्से से खिसकाकर दूसरे हिस्से तक ले जाना हो तो किसी बल का सामना नहीं करना पड़ेगा। ओह, मतलब कोई रुकावट नहीं है? बिल्कुल। और जहां काम या बल नहीं लगता, वहां ऊर्जा में कोई अंतर नहीं आता। इसलिए पूरी सतह एक ही ऊर्जा स्तर पर आ जाती है, जिसे हम समान विभव कहते हैं। समझ गई। अगर सतह पर हर जगह विभव समान है, तो वो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जिनके बारे में हमने पहले बात की थी, वो इस सतह के साथ कैसा व्यवहार करेंगी? यह हमारा 6ठा प्रश्न है। ये एक अच्छा लॉजिकल जंप है। प्रश्न है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक की सतह को काटती हैं। विकल्प है ए तिरछी, बी समानांतर, सी लंबवत या डी वृत्ताकार। सही उत्तर विकल्प सी है, लंबवत, यानी ठीक 90 डिग्री के कोण पर। यहाँ एक सवाल उठता है कि ये रेखाएं तिरछी क्यों नहीं हो सकती? क्या प्रकृति को 90 डिग्री का कोण इतना ज्यादा पसंद है? इसके पीछे का तर्क बहुत ही सीधा है। अगर कोई बल रेखा सतह पर तिरछी टकराती तो उस बल के 2 हिस्से हो जाते, एक सतह के अंदर की तरफ और एक सतह के समानांतर या पैरेलल। अच्छा, तो पैरेलल वाले हिस्से से क्या दिक्कत होती? जो बल सतह के समानांतर होता, वो सतह पर मौजूद उन फ्री इलेक्ट्रॉनों को धक्का देने लगता, जिससे धातु में करंट बहने लगता। लेकिन हम तो स्थिर वैद्युतिकी पढ़ रहे हैं, जहां सब कुछ रुका हुआ है। बिल्कुल सही। इसलिए ये तभी संभव है जब रेखाएं एकदम सीधी लंबवत टकराएं, ताकि सतह के समानांतर कोई बल ही ना बचे जो इलेक्ट्रॉनों को हिला सके। बहुत तार्किक है। मतलब अगर कुछ तिरछा होगा तो हलचल होगी, और हमें हलचल नहीं चाहिए। खैर, अब इसी बात को थोड़ा और विस्तार देते हैं हमारे 7वें प्रश्न में, जो कि समविभव पृष्ठ या इक्विपोटेंशियल सरफेस पर आधारित है। चलिए देखते हैं। प्रश्न है, समविभव पृष्ठ पर कार्य होता है। विकल्प है ए अधिकतम, बी न्यूनतम, सी शून्य या डी अनंत। इसका सही उत्तर है विकल्प सी शून्य। लेकिन विज्ञान में तो हमेशा से ये बताया गया है कि किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कुछ न कुछ ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, मतलब कुछ कार्य करना पड़ता है। तो बिना कार्य किए कोई चीज कैसे खिसक सकती है? ये एक बहुत ही जायज शंका है, लेकिन इस शंका का समाधान समविभव शब्द में ही छिपा है। समविभव का मतलब है कि हर बिंदु पर ऊर्जा का स्तर बिल्कुल समान है। तो इसका मतलब कोई ऊंचाई या नीचाई नहीं है? बिल्कुल। इसे ऐसे देखा जा सकता है जैसे किसी बर्फ की बिल्कुल समतल और चिकनी सतह पर चलना। अगर सतह पूरी तरह समतल है तो न ऊंचाई बढ़ रही है न घट रही है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ कोई काम नहीं करना पड़ता। बर्फ वाली एनालॉजी से एकदम साफ हो गया। जब विभव में कोई बदलाव ही नहीं है तो चार्ज को घुमाने में कोई अतिरिक्त ऊर्जा नहीं लगती। एकदम सही। अब तक हमने प्रकृति के उन नियमों को समझा है जो अपने आप काम करते हैं, लेकिन इंसान की फितरत है कि वो प्रकृति के नियमों का उपयोग अपने फायदे के लिए करता है, और यहीं से संधारित्र या कैपेसिटर की कहानी शुरू होती है।
हाँ, जो कि ऊर्जा को जमा करने का एक बहुत ही शानदार साधन है। हमारा 8वां प्रश्न इसी की बनावट से जुड़ा है। प्रश्न है, संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती। 4 विकल्प हैं। ए, प्लेट के क्षेत्रफल पर, बी, प्लेटों के बीच दूरी पर, सी, डाइलेक्ट्रिक नियतांक पर, या डी, आरोपित विभव पर। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, आरोपित विभव पर। अगर इसे आम जिंदगी से जोड़ा जाए तो क्या ये पानी की टंकी के सिद्धांत जैसा है? मतलब पानी की एक टंकी की कुल क्षमता इस बात से तय होती है कि वो कितनी चौड़ी या लंबी है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें अभी कितना पानी है या पीछे से कितनी तेजी से पानी आ रहा है। एकदम सटीक। किसी कैपेसिटर की जो धारिता या कैपेसिटेंस है वो उसकी भौतिक संरचना का गुण है। उसकी प्लेट्स का आकार क्या है, उनके बीच की दूरी कितनी है, उनके बीच हवा है या कोई और पदार्थ है, बस यही चीजें उसकी क्षमता तय करती हैं। तो बाहर से कितना वोल्टेज लगाया जा रहा है, उसका क्या रोल है? बाहर का वोल्टेज सिर्फ ये तय करेगा कि उसमें कितना चार्ज अभी इसी वक्त मौजूद है, लेकिन उसकी अधिकतम क्षमता वही रहेगी जो फैक्ट्री में बनते समय तय हो गई थी। समझ गई। तो अगर हम उस भौतिक संरचना में ही बदलाव कर दें तो टंकी की क्षमता बदल जाएगी। हमारा 9वां प्रश्न इसी स्थिति की बात करता है। ठीक है, बताइए। प्रश्न है, समान प्लेट संधारित्र में प्लेटों के बीच दूरी बढ़ाने पर धारिता, विकल्प है ए, बढ़ती है, बी, घटती है, सी, अपरिवर्तित रहती है, या डी, शून्य हो जाती है। सही उत्तर विकल्प बी है, घटती है। पर दूरी बढ़ाने पर क्षमता क्यों घट जाती है? क्या चार्ज हवा में कहीं खो जाता है? नहीं, चार्ज कहीं होता नहीं है। बात दरअसल ये कि कैपेसिटर में 2 प्लेटें होती हैं, एक पर पॉजिटिव और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये दोनों विपरीत चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अच्छा, तो उनके बीच एक खिंचाव होता है? हाँ, और जब प्लेटें एक दूसरे के बहुत करीब होती हैं तो यह आकर्षण बहुत मजबूत होता है। इस मजबूत खिंचाव के कारण वे एक दूसरे को ज्यादा चार्ज जमा करने में मदद करते हैं। ओह, मतलब वो मिलकर ज्यादा चार्ज पकड़ते हैं? बिल्कुल। लेकिन जब प्लेटों को दूर कर दिया जाता है तो वह खिंचाव कमजोर पड़ जाता है और कैपेसिटर की और ज्यादा चार्ज पकड़ कर रखने की क्षमता कम हो जाती है। यानी उनकी आपसी दोस्ती टूट जाती है दूरी बढ़ने से। खैर, क्या होगा अगर हम इन दोनों प्लेट्स के बीच की खाली जगह में कुछ ऐसा भर दें जो इस क्षमता को बढ़ा दे? हमारा 10वां प्रश्न इसी बारे में है। ये कैपेसिटर्स का एक बहुत ही रोचक हिस्सा है। प्रश्न है, डाइलेक्ट्रिक माध्यम डालने पर धारिता, विकल्प है ए, घटती है, बी, बढ़ती है, सी, शून्य हो जाती है, या डी, अपरिवर्तित रहती है। इसका उत्तर है विकल्प बी, बढ़ती है। मुझे ये प्रक्रिया थोड़ी रहस्यमयी लगती है। डाइलेक्ट्रिक जैसे कि कांच या प्लास्टिक जो खुद बिजली के कुचालक है, वो भला कैपेसिटर की क्षमता कैसे बढ़ा सकते हैं? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सबसे खूबसूरत हिस्सों में से एक है। डाइलेक्ट्रिक के अंदर के मॉलिक्यूल्स सामान्य तौर पर बिखरे हुए होते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें 2 चार्ज प्लेटों के बीच रखा जाता है वे मॉलिक्यूल्स खिंचने लगते हैं। अच्छा, तो वो अपनी जगह से हिल जाते हैं? हिलते नहीं हैं, बस उनका पॉजिटिव हिस्सा एक तरफ और नेगेटिव हिस्सा दूसरी तरफ खिसक जाता है। इसे ध्रुवीकरण या पोलराइजेशन कहते हैं। तो वे अंदर एक छोटी सी सेना बना लेते हैं। बिल्कुल सही कहा। और ये जो ध्रुवीकृत अणु हैं, ये अंदर एक अपना खुद का वैद्युत क्षेत्र बनाते हैं जो बाहर वाले क्षेत्र का विरोध करता है। इससे प्लेटों के बीच का कुल वोल्टेज कम हो जाता है। और वोल्टेज कम होने का फायदा क्या है? फायदा यह है कि बाहरी बैटरी अब उस कैपेसिटर में उसी पुराने वोल्टेज स्तर तक पहुंचने के लिए और ज्यादा चार्ज धकेल सकती है। तो बिना आकार बढ़ाए हमने उसमें ज्यादा ऊर्जा भरने का रास्ता खोज लिया। ये तो वाकई बहुत चालाकी भरा डिजाइन है। अब जबकि हमारे पास ऊर्जा जमा हो गई है तो ये जानना भी जरूरी है कि ये ऊर्जा असल में कितनी है। 11वां प्रश्न ऊर्जा के गणित पर ही है। हाँ, कैलकुलेशन भी तो जरूरी है। प्रश्न है, संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र है, विकल्प है ए, CV², बी, ½ CV², सी, QV, या डी, Q²C। इसका सही और बेहद महत्वपूर्ण उत्तर है विकल्प बी, यानी ½ CV²। मैं यहाँ थोड़ी उलझ गई हूँ। ये हाफ या आधा कहाँ से आ गया और विभव यानी V का वर्ग या स्क्वायर क्यों है? इसे ऐसे समझते हैं, जब हम किसी खाली कैपेसिटर में
पहला चार्ज डालते हैं तो कोई विरोध नहीं होता क्योंकि वो खाली है। हाँ, वो तो आसानी से चला जाएगा। लेकिन जब हम दूसरा चार्ज डालते हैं तो पहले से मौजूद चार्ज उसे धकेलता है। जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है वोल्टेज भी 0 से बढ़कर अधिकतम V तक जाता है। इसलिए ऊर्जा की गणना करते समय हम औसत विभव लेते हैं। ओह, तो 0 और V का औसत जो कि V का आधा होता है। एकदम सही। यहीं से वो आधा आता है। और चूंकि चार्ज और विभव दोनों साथ साथ बढ़ते हैं इसलिए ये V का स्क्वायर हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर वोल्टेज को 2 गुना कर दिया जाए तो कैपेसिटर 4 गुना ज्यादा ऊर्जा जमा करेगा। 4 गुना, ये तो सच में एक बहुत ही शक्तिशाली बात है। खैर, अब देखते हैं कि इन ऊर्जा भंडारों को जब आपस में जोड़ा जाता है तो क्या होता है। 12वां प्रश्न है, 2 संधारित्र श्रेणी यानी सीरीज में जुड़े हों तो तुल्य धारिता विकल्प है A बढ़ती है, B घटती है, C समान रहती है या D अनंत हो जाती है। इसका उत्तर विकल्प B है, घटती है। मतलब अगर हम उन्हें एक के पीछे एक लगा दें तो उनकी कुल क्षमता कम हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? जब कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ा जाता है तो इसका असर बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे हमने एक कैपेसिटर की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी हो। जैसा कि हमने 9वें प्रश्न में चर्चा की थी कि दूरी बढ़ने से धारिता घट जाती है। सीरीज में जोड़ने पर भी प्रभावी रूप से वही हो रहा होता है। समझ गए। लेकिन अगर हमें क्षमता घटानी नहीं है बल्कि बढ़ानी है तो संयोजन का तरीका बदलना होगा। 13वां प्रश्न इसी बारे में है। हाँ, पैरेलल कनेक्शन। प्रश्न है, संधारित्र समांतर या पैरेलल संयोजन में विकल्प हैं A आवेश समान होता है, B विभव समान होता है, C धारिता घटती है या D ऊर्जा 0 होती है। इसका सही उत्तर है विकल्प B विभव समान होता है। समांतर संयोजन में विभव समान होता है। इसे आम जिंदगी के किसी उदाहरण से कैसे जोड़ा जा सकता है? इसे हमारे घरों की वायरिंग से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। हमारे घरों में जितने भी उपकरण लगे होते हैं ना, वे सभी पैरेलल ही जुड़े होते हैं। अच्छा, तो टीवी, फ्रिज सब पैरेलल में है। बिल्कुल। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि पावर स्टेशन से आने वाला 220 वोल्ट का वोल्टेज सबको एक बराबर मिल सके। कैपेसिटर्स के मामले में भी जब वे पैरेलल में जुड़ते हैं तो उन सभी के सिरों पर एक ही समान वोल्टेज काम करता है। इस स्थिति में उनकी क्षमताएं आपस में जुड़ जाती हैं और कुल धारिता बढ़ जाती है। ये एक बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण था। अब हम अपने सफर के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं, जहां हम ये परखेंगे कि हमने क्या सीखा। 14वां और आखिरी प्रश्न है, किसी संधारित्र की ऊर्जा निर्भर करती है। विकल्प हैं A केवल धारिता पर, B केवल आवेश पर, C धारिता और विभव दोनों पर या D दूरी पर नहीं। इसका सही जवाब विकल्प C है, धारिता और विभव दोनों पर। ये तो हमारे 11वें प्रश्न वाले सूत्र यानी हाफ CV स्क्वायर की ही पुष्टि कर रहा है ना? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। कोई भी कैपेसिटर कितनी ऊर्जा रख सकता है, ये 2 बातों का बैलेंस है। पहला, उसकी अपनी शारीरिक क्षमता कितनी है यानी C, और दूसरा, हम बाहर से उस पर कितना दबाव डाल रहे हैं यानी V। इन दोनों के तालमेल से ही ऊर्जा का भंडार बनता है। ये पूरी चर्चा एक अद्भुत यात्रा की तरह रही है। हमने एक छोटे से अदृश्य बिंदु आवेश से शुरुआत की थी, समझा कि वो अपने आसपास के क्षेत्र को कैसे प्रभावित करता है। हाँ, और फिर हमने देखा कि धातु के कंडक्टर उस प्रभाव को कैसे ढाल बनाकर रोक देते हैं। बिल्कुल। और अंत में हमने जाना कि कैसे इंसानी दिमाग ने इन प्राकृतिक नियमों का उपयोग करके कैपेसिटर बनाए जो आज के हर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की जान है। सच में भौतिकी कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ प्रयोगशालाओं में बंद हो। एकदम सही। ये हमारे चारों तरफ एक जीवित और काम करती हुई व्यवस्था है। और इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प विचार है जिस पर गौर किया जाना चाहिए। अच्छा, वो क्या है? आज जिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर्स की इतनी गहरी बातें हुई, वे कोई दूर की तकनीक नहीं है। आज के समय के स्मार्टफोन्स की जो टच स्क्रीन होती है ना, हाँ। वो पूरी तरह से इसी कैपेसिटेंस के सिद्धांत पर काम करती है। अरे वाह, मतलब हमारे फोन की स्क्रीन? हाँ, जब कोई उंगली स्क्रीन को छूती है तो वो वास्तव में स्क्रीन के शीशे के नीचे लगे छोटे छोटे कैपेसिटर्स के विद्युत क्षेत्र में एक मामूली सा बदलाव कर देती है। क्योंकि मानव शरीर भी बिजली का सुचालक है। यानी स्क्रीन को छूते ही धारिता बदल जाती है और फोन के प्रोसेसर को
तुरंत पता चल जाता है कि स्क्रीन पर कहाँ छुआ गया है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये विचार अपने आप में अचरज भरा है कि हर बार जब कोई अपने फोन पे स्क्रॉल करता है तो वो अनजाने में ही उन्हीं अदृश्य वैद्युत क्षेत्रों और डाइलेक्ट्रिक नियमों के साथ खेल रहा होता है जिनकी आज हमने चर्चा की। सचमुच विज्ञान हमारी उंगलियों के पोरों पर मौजूद है। तो आज के इस डीप डाइव में इन 14 महत्वपूर्ण पड़ावों से गुजरने और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के रहस्यों को इतनी बारीकी से समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनने वालों को इसमें बहुत मजा आया होगा। मिलते हैं अगली बार एक और नए और रोमांचक विषय की गहराई में उतरने के लिए।